हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है गाइस। आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। और आज की टॉपिक रहने वाली दोस्तों विभिन्न प्रकार के धारा जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में वहां 3 भागों की चर्चा हुई थी। आज भी इस वाले वीडियो में भी हम लोग 3 प्रकार के विद्युत परिपथ को देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। यदि आपने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके तुरंत देखिएगा, फिर ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको यहां से पूरा की चीजें क्लियर होने लगेंगी दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो आज की टॉपिक में सबसे पहली हमारी टॉपिक रहने वाली है प्यारे बच्चों श्रेणी एलआर परिपथ क्या होता है। अर्थात आज हम देखेंगे कि एलआर परिपथ क्या होता है, कैसे एलआर परिपथ एसी परिपथ में कार्य करता है या किसी एसी परिपथ में एल और आर क्या होते हैं, आज हम इनको समझेंगे। और यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। आप यहां से चाहो तो ये चीज नोट कर लीजिए कि 100% यहां से एक प्रश्न बनना ही बनना है। अभी ये 6 परिपथ पढ़ने के बाद एक परिपथ आएगा एलसीआर सर्किट, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। उसको हमने अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें उसकी चर्चा करेंगे एलसीआर सर्किट की। फिलहाल आज जिनकी चर्चा करने वाले हैं ये भी किसी से कम नहीं है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्रेणी एलआर सर्किट क्या होता है। प्यारे बच्चों श्रेणी एलआर सर्किट क्या होती है, श्रेणी एलआर परिपथ क्या होता है। एक ऐसा परिपथ, एक ऐसी सर्किट, एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक एल लगा हो और एक आर लगा हो, वो श्रेणी एलआर सर्किट कहलाता है, श्रेणी एलआर परिपथ कहलाता है। अर्थात ऐसा हम कोई प्रत्यावर्ती परिपथ लेंगे जिसमें प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होता हो, क्या होता हो, प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होता हो और साथ साथ में उसमें एक कुंडली लगी हो और एक रजिस्टर लगा हो, एक एल लगा हो, एक आर लगा हो, तो ऐसे सर्किट को हम एल आर सर्किट कहते हैं। आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं, तब हम इनके पूरे डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे कि एल आर सर्किट में हम लोग जो है प्रतिरोध क्या होगा, क्या धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं जिसमें क्या लगा हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हो। तो चलिए सबसे पहला काम है सर्किट बनाना। तो क्या करते हैं कि इसमें एक कुंडली लगानी है ना, तो एक कुंडली लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक सर्किट बना लिया है। इस सर्किट में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है, या हम कह दें कि कैसा हमने स्रोत लगा के रखा है जिससे हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रत्यावर्ती का परिपथ है, ऐसा एक परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है। तो हम बात करते हैं एक ऐसी सर्किट, एक ऐसी परिपथ जिसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ साथ एक कुंडली और एक प्रतिरोध लगाया गया होता है, उसे हम श्रेणी एलआर परिपथ कहते हैं। अब इसे श्रेणी क्यों कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, इसे श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एल और आर होते हैं, ये एल और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं श्रेणी एलआर परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी एलआर परिपथ कहते हैं। यदि आपके दिमाग में ये सारी बातें आ गई होंगी तो आइए हम इनको नोट करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, एक चीजें और लिखी गई है, एल के कारण या इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वीएल है और इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी आर है। अर्थात यहां से लेके यहां तक का जो विभव है वीएल है, यहां से लेके यहां तक का जो विभव है वो वी आर है। अब एक बात यहां पर और आपको समझना होगा कि ये जो हमारे पास एल आर सर्किट होता है, एल आर सर्किट के लिए जो एल आर सर्किट में जो बहने वाली धारा होगी, जो बहने वाली धारा होगी अर्थात आई, उसके मार्ग में कितना अवरोध उत्पन्न होगा, इन दोनों के कारण कितना अवरोध उत्पन्न होगा उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम उसको आसानी से यहां ज्ञात कर लेंगे। परंतु उससे पहले जो हमने समझा है वो चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली और एक प्रतिरोध एक कुंडली तथा एक प्रतिरोध एक कुंडली और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो या श्रेणी क्रम में लगा हो, श्रेणी क्रम में लगा हो, तो ऐसा परिपथ लगा हो, ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ श्रेणी LR परिपथ कहलाता है। श्रेणी LR परिपथ कहलाता है। श्रेणी LR परिपथ कहलाता है। एक पॉइंट और हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था? अगला पॉइंट कि इन दोनों के कारण, ये L व R के कारण, L व R के कारण परिपथ में, L व R के कारण परिपथ में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध नहीं कहते। ये ध्यान देना, उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्योंकि ये L और R दोनों के कारण प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इन्हें लिखेंगे को प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे Z से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आप यहां समझ लीजिएगा एक बात। मैंने क्या बताया कि यदि किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो है एक कुंडली लगी हो और एक प्रतिरोध लगी हो, तो आप समझ लेना कि वो जो पूरा परिपथ है वो LR परिपथ कहलाता है। इसे श्रेणी LR परिपथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अब आगे क्या बात कर रहा है कि इन दोनों के कारण, L और R के कारण धारा में जो रुकावट उत्पन्न होता है, जो धारा में अवरोध उत्पन्न होता है, तो इन दोनों के कारण जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है उन्हें हम प्रतिरोध नहीं कहते बल्कि प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम Z से व्यक्त करते हैं। अब इस परिपथ में जो प्रतिबाधा उत्पन्न हुआ है वो चीजें हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस परिपथ में प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, यदि आपने इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पर आपको नोट पॉइंट करके बताया है कि जब किसी भी परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल कुंडली लगी होती है, प्रतिरोध न लगा हो, केवल कुंडली लगी होती है, तो जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश या π/2 अग्रगामी होता है। और जब केवल प्रतिरोध लगा होता है, जब केवल प्रतिरोध का उपयोग किया गया होता है, तो धारा और वोल्टेज में किसी भी प्रकार का कोई भी कलांतर नहीं होता। ये बात मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया है प्यारे बच्चों। मैंने वहां पर बताया है और इसका प्रूफ किया गया है कि धारा और वोल्टेज कला संयोजन आरेख और घुंडी सदिश आरेख के द्वारा हमने वहां पर आपको बता के रखा है
कि कैसे वोल्टेज धारा से आगे होता है और कैसे वोल्टेज धारा से पीछे होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया कि जब परिपथ में केवल L लगा हो, केवल कुंडली लगी हो, तो जो वोल्टेज होता है ना, ये धारा से π/2 अग्रगामी होता है। और ये जब केवल प्रतिरोध लगा होता है तो धारा और वोल्टेज में कोई कलांतर नहीं होता, अर्थात जिस रेखा पे धारा होगी उसी रेखा पे वोल्टेज भी होता है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे, परंतु हमारे इस परिपथ में L और R दोनों एक साथ आए हैं, तो इन दोनों का परिणामी विभव निकालेंगे। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। क्या ग्राफ बनाने वाले हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमने ये दोनों पॉइंट जाना ना कि जब परिपथ में कुंडली लगा हो तो वोल्टेज धारा से π/2 अग्रगामी होता है। आइए अब इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा का उपयोग करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग एक क्षैतिज लाइन की रचना कर लिए। अब ये क्षैतिज लाइन हो गई और ये आपकी कोई ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, और ये हो गया मूल बिंदु। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब क्षैतिज रेखा को हम धारा से व्यक्त कर रहे हैं। किसको व्यक्त कर रहे हैं, धारा से। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या बोला है कि जब परिपथ में आप कुंडली का उपयोग करोगे तो जो वोल्टेज होगा ना, अब इसको हम वोल्टेज से दिखाएंगे। इसको किससे दिखाएंगे, ऊर्ध्वाधर वाली लाइन को वोल्टेज से और क्षैतिज वाली लाइन को धारा से। तो वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर आ रहा है वो π/2 का आ रहा है। तो देखिए इस समय हम इनको क्या मान लेंगे, इनको मानेंगे VL। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, VL। क्या मानेंगे, VL से पता चलता रहेगा कि वोल्टेज और धारा में π/2 का क्या है, अंतर है। π/2 वोल्टेज आगे चल रहा है, π/2 धारा वोल्टेज से क्या है, पीछे है। अब उसी में एक साथ आगे और कर रहा है कि जब प्रतिरोध भी लगा है ना, इसमें देखिए प्रतिरोध भी लगा है, तो प्रतिरोध वाला जो वोल्टेज है प्यारे बच्चों, उसमें और धारा में कोई भी अंतर नहीं होता। इसलिए हम यहां पर VR का उपयोग कर देंगे, क्योंकि जिस रेखा पे धारा होती है उसी रेखा पर आपका प्रतिरोध के द्वारा जो वोल्टेज होता है वो भी होता है। क्योंकि जब परिपथ में आप कोई प्रतिरोध उपयोग करते, केवल सिंगल प्रतिरोध लगा हो, तो वोल्टेज और धारा में किसी भी प्रकार का कलांतर नहीं पाया जाता, दोनों एक ही रेखा पे होते हैं। परंतु प्यारे बच्चों जब केवल सिंगल कुंडली लगी होती है तो इसके कारण जो वोल्टेज होता है ना, वो धारा से π/2 अग्रगामी होता है। तो इस प्रकार आपका जो ग्राफ यहाँ पर निर्माण होगा, अर्थात देखिए वोल्टेज और धारा में वोल्टेज π/2 अग्रगामी है, और ये जो है आपका VR और I में ये दोनों एक ही रेखा में है। इससे सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर कलांतर शून्य है, परंतु इनके और इनके बीच में कलांतर π/2 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, कक्षा 11 में हमने पढ़ा होगा कि ये दो सदिश हो गए, VL और VR दो सदिश हैं। इन दोनों सदिशों का परिणामी निकालने के लिए हम लोग एक यहां से एक तीसरी रेखा खींच लेते हैं। इन दोनों सदिशों का परिणामी ये हो जाएगा। इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो आपका क्या होगा, V होगा। इन दोनों का परिणामी क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। अब उसके बाद ये हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि ये इनके परिमाण को व्यक्त करता है, तो हम डैश डैश करके ये मिला लेंगे, ये डैश डैश करके क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ हम दिखा देते, ठीक। अब मिला दिए। अब आप जरा सा समझिए, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसे हम नाम दे देते हैं फाई। फाई ही वहां बताएगा कलांतर।
अब ध्यान से देखिएगा, अब हमको परिणामी v प्राप्त करना, ये जो परिणामी v है इसी को ज्ञात करना है। इसके ज्ञात करने के लिए आपको पता है यहां तक की जो वैल्यू है वो vr है और यहाँ इतनी टोटल वैल्यू vl है, तो ये भी vl हो जाएगा और जो vr हम लोगों ने काफी दूर लिख के रखा है वो हम यहां कर रखते हैं। तो परिणामी विभव v ज्ञात करने के लिए vl और vr की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे परिणामी विभव v, क्या प्यारे बच्चों, परिणामी विभव v परिणामी विभव v बराबर होगा, ये कर्ण है तो कर्ण बराबर होता है, ये कर्ण का वर्ग बराबर होता है ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो परिणामी v का वर्ग हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा vl का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा vr का वर्ग। अब आप इधर से वर्ग घटाओगे तो उधर करणी लगेगी, तो करणी में क्या आ जाएगा vl का वर्ग प्लस किसका हो जाएगा vr का वर्ग। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब ओम के नियम से vl और vr की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ओम के नियम का पालन करेंगे। ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम हमने पढ़ा है, ओम का नियम होता है v बराबर आई इंटू आर, v बराबर आई इंटू आर। तो उसी प्रकार अगर हम vl निकालेंगे तो बहने वाली तो धारा वही है आई ही, बहने वाली धारा आई है, परंतु इसके कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम एक्सेल के नाम से देते हैं। हमने इसको भी पिछले वाले वीडियो में बताया है कि कुंडली के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम एक्सेल नाम देते हैं, और जो ये आर के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो तो आपका आर ही रहता है। तो वी एल बराबर क्या हो जाएगा आई एक्सएल हो जाएगा, और जब हमको वी आर की जरूरत पड़ेगी वी आर इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर। अब ये डिजिट, ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में vl के स्थान पे रखेंगे आई एक्सएल का स्क्वायर प्लस वी आर के स्थान पे आई इंटू आर का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसका वर्ग करते हैं, तो v बराबर क्या आएगा यहाँ अंडर रूट में, देखिए ये चीज करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, साथ में एक्सएल का भी स्क्वायर आएगा, प्लस इसका करेंगे तो आई स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है और ये करनी में है, जब हम इनको करनी से बाहर करेंगे तो केवल आई आपका बचेगा, तो ये चीज आई आ गए और अंडर रूट में लगा रह गया एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब ये v आ गया। अब आप ध्यान से देखिए हम इनको अगर इधर की तरफ करें तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, v बटे आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा अंडर रूट में एक्सएल का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों आर का वर्ग हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि v बटे आई जो होता है वो आर के बराबर होता है, जो v बटे आई होता है ना ये आर के बराबर होता है, परंतु यहाँ v बटे आई जो है ये हम किसके बराबर करेंगे z के बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो v बटे आई है वो r के बराबर नहीं है बल्कि एक्सेल का वर्ग और आर के वर्ग के बराबर है। और प्यारे बच्चों एक्सेल जो है कुंडली के कारण उत्पन्न प्रतिरोध है और जो आपका ये आर है वो प्रतिरोध के कारण उत्पन्न प्रतिरोध है। तो हम ये दोनों का परिणामी जो v बटे आई आया है ये z के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, आगे क्या लिखेंगे v बटे आई के स्थान पे क्या लिखेंगे z लिखेंगे, z बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा आर का वर्ग। तो जो प्रतिबाधा का फार्मूला प्राप्त होगा वो आपको ये मिलेगा, ये चीज मिलेगा z इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर कि प्रतिबाधा जो होता है वो z होता है, तो ये z हो गया। अब हम कुछ चीजें यहाँ पर अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ाया जा सकता है पहले बच्चों, जैसे जैसे कि अगर हम चाहें तो हम जानते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, तो एक्सएल के स्थान पे ये वैल्यू रख सकते हैं, z बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर तब ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो ये भी एक फार्मूला हो जाएगा।
यदि मुझे कलांतर निकालना हुआ, फाई निकालना हुआ, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो फाई ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब बटे आधार। लंब इस समय क्या है? VL है। क्या है? VL है। और आधार क्या है? आधार आपका कितना है? VR है। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? VL बटे VR। VL बटे VR। अब देखिए VL की वैल्यू थी, यहाँ देखिए IXL है। कितना है? I इंटू एक्सएल है। और VR की वैल्यू कितनी है? I इंटू R है। I इंटू R। I से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? tan फाई बराबर क्या होगा? एक्सएल बटे R। ये चीज आपको मिल जाएगी। यदि आप इनको उधर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और एक्सेल की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर ओमेगा एल है, तो एक फार्मूला और मिल सकता है, tan फाई बराबर ओमेगा एल बटे क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो इस प्रकार आपके जितने फार्मूले यहाँ प्राप्त होने वाले थे, सारे फार्मूले मैंने प्राप्त कर दिया प्यारे बच्चों। और आई होप कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगी और एकदम मक्खन हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, कि जो चीजें नहीं समझ में आती वो आप उसको बताएंगे तो आपके जरूर समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो गाइस बात करते हैं हमारी जो पांचवें प्रकार का जो परिपथ है, वो टॉपिक क्या है? श्रेणी आरसी परिपथ। कौन सा है भैया? श्रेणी आरसी परिपथ। तो पांचवें नंबर को हम हेडिंग बनाएंगे, क्या है? श्रेणी आरसी परिपथ। श्रेणी आरसी परिपथ। ठीक। अब हम बात करेंगे श्रेणी जो आरसी परिपथ होता है वो क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो श्रेणी आरसी परिपथ होता है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस और सी का मतलब होता है कैपेसिटर। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा श्रेणी आरसी परिपथ होता है वो क्या होता है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में हमारे एक प्रतिरोध जुड़े हो और एक कैपेसिटर जुड़ा हो, अर्थात जब किसी, आइए डायग्राम बना लेते हैं तब हम आपको बताते हैं। तो गाइस बात करते हैं कि जब किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में, ये देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ का लोगो है, अर्थात सिंगल है। सिंगल मतलब सिंगल नहीं, प्रतीक, सिंबल। तो ध्यान से देखिएगा कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एक प्रतिरोध और एक संधारित्र लगा हो, तो ऐसे परिपथ को आरसी परिपथ कहते हैं। बस समझ में आ रहा? मैंने बताया कि जब किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में, जब किसी एसी सर्किट में एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का उपयोग किया गया हो, तो ऐसे सर्किट को आरसी सर्किट कहते हैं। अब आर के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है उसे हमने वी आर लिखा है, और सी के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है उसे वीसी का नाम दिए हैं। और यहां का जो वोल्टेज है वो V इक्वल टू है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से समझिएगा। अब हम करते क्या है कि इससे धारा प्रवाहित होगी, इससे धारा प्रवाहित होगी। जब धारा इसके पास पहुंचेगी तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। तो इसके कारण जो रुकावट उत्पन्न होता था उसे हम प्रतिरोध करते थे। परंतु भैया साथ साथ में यहाँ एक संधारित्र लगी हुई है, संधारित्र भी इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। अर्थात इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले यहाँ पर दो प्रतिरोध लगाए गए हैं, एक आपका प्रतिरोध खुद है और एक आपकी संधारित्र है। तो हम यहाँ पर इस विद्युत परिपथ में C और R के कारण जो प्रतिरोध लग रहा है उसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। उसे क्या नाम देते हैं? प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को Z से व्यक्त करते हैं। तो इस परिपथ के लिए भी हम लोग अब प्रतिबाधा को ज्ञात करने वाले हैं, प्रतिबाधा कैसे आती है। तो चलिए प्रतिबाधा को हम लोग एकदम इसके जैसा निकालेंगे, सेम टू सेम, एकदम डिट्टो वही प्रोसेस अपनाएंगे। परंतु जो हमने सबसे पहले जाना है वो चीजें जरूर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों हमने जो चीजें अभी सीखा वही चीजें यहां पर लिखा है। क्या लिखा है
कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र तथा प्रतिरोध लगा होता है तो ऐसे परिपथ को श्रेणी आरसी परिपथ कहते हैं। अब अगला क्या होता है कि इन दोनों के कारण जो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, इसे जेड से व्यक्त करते हैं। अब अगली बात क्या करते हैं कि जब किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में ओनली केवल संधारित्र का उपयोग किया जाता है और केवल संधारित्र लगा होता है तो जो वोल्टेज होता है वो धारा से π/2 पश्चगामी होता है। धारा से क्या होता है? π/2 पश्चगामी होता है। अर्थात इस स्थिति में जब केवल आप संधारित्र लगा के रखे रहते हो तो उस स्थिति में जो धारा होती है वो वोल्टेज से आगे चलती है और वोल्टेज आपका क्या होता है? पीछे होता है। तो आइए हम इसको ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए प्रतिबाधा वहां पर ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे? एक क्षैतिज लाइन बनाए थे और एक क्या बनाया था? ऊर्ध्वाधर लाइन। तो ये एक क्षैतिज लाइन खींच लेते, एक सीधी क्षैतिज लाइन। सबसे पहले ये लाइन हो गई क्षैतिज लाइन, ठीक। अब उसके बाद ये हो गई ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक, ये हो गई। अब आप वहां ध्यान से देखे होंगे कि ये इस लाइन को हमने इससे पिछले वाले ग्राफ में आई से व्यक्त किया था। चलिए इसमें भी हम लोगों ने आई से व्यक्त कर दिया क्षैतिज वाली लाइन को। अब अगली बार जब वोल्टेज यहां पर था तो π/2 अग्रगामी था, अर्थात वोल्टेज पहले था फिर धारा पीछे था। इस बार तो आपने संधारित्र लगाया है परिपथ में। देखिए आपने इस बार संधारित्र में जो परिपथ है उसमें आपने संधारित्र का उपयोग किया है और आपको पता है कि जब किसी भी परिपथ में ओनली संधारित्र का उपयोग किया जाता है तो जो धारा होती है वो वोल्टेज से π/2 अग्रगामी होता, अर्थात वोल्टेज धारा से π/2 पश्चगामी होता। अब वोल्टेज जब π/2 पश्चगामी होगा तो इस स्थिति में वोल्टेज यहां पर नहीं आ सकता, वोल्टेज बल्कि आपका किधर आ जाएगा? इस दिशा में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तभी तो धारा आपका आगे होगा, वोल्टेज आपका क्या होगा? पीछे होगा। तो वोल्टेज आपके यहां पर आएंगे और इसे हम लिखेंगे, इसके कारण जो वोल्टेज होता है उसका नाम Vc दिया जाता है। उसे क्या देते हैं? Vc। अब इतनी बात समझ में आई? आप देखिए जो वोल्टेज है वो आपका धारा से π/2 पश्चगामी है। ये धनात्मक दिशा था, ये आपकी क्या थी? ऋणात्मक दिशा थी। तो ऋणात्मक दिशा में Vc आपका पीछे, उससे पहले आपका I है। तो यहां पर देखिए वोल्टेज और धारा में π/2 का अंतर आ गया। परंतु आपने केवल संधारित्र नहीं लगाया है पर उसके साथ साथ प्रतिरोध का भी उपयोग किए हो। तो प्रतिरोध लगाए हो तो आपने पढ़ा है कि जब किसी भी एसी सर्किट में प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है तो वोल्टेज और धारा के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं वोल्टेज इसके कारण, आर के कारण जो वोल्टेज है ये यहां पर उत्पन्न होगा। देखिए वी आर और आई में कोई भी कलांतर नहीं है, परंतु आई और वीसी में π/2 का अंतर जरूर है। या हम इसे कह सकते हैं कि जो धारा है वो वोल्टेज से π/2 अग्रगामी है या वोल्टेज आई से π/2 पश्चगामी है। दोनों शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। अब हम करते क्या है, इन दोनों का मुझे परिणामी चाहिए। इन दोनों वोल्टेजों का परिणामी निकालने के लिए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे और ये जो तीसरी रेखा होगी इन दोनों का परिणामी होगी और जो कि इसके साथ कितने अंश का एंगल बना रही है? फाई अंश का एंगल बना रही है। ये फाई वहां पर व्यक्त करता है कलांतर को। फाई वहां किसको व्यक्त करता है प्यारे बच्चों? कलांतर को। यदि आप देखिए इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये टोटल जो है कितना हो जाएगा? π/2, अर्थात धारा और वोल्टेज में इस और इसमें π/2 का कलांतर आया है। अब हम बात करते हैं इनका परिणामी निकालने के लिए वही पुराना प्रोसेस आप अपनाओगे कि यहां से डैश डैश करके मिलाएंगे और इसको यहां से डैश डैश करके मिला देंगे, ये करके, ठीक। अब ये देखिए ये जो लाइनें हैं ये वाली लाइन इसके बराबर हो चुकी है और ये वाली वी आर जो है ये तो इसके बराबर है ही है। तो ये वी आर हम वहां से हटा के यहां पर रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते क्या है कि मुझे परिणामी वी चाहिए, परिणामी v चाहिए। तो परिणामी v निकालने के लिए हम यहां पाइथागोरस प्रमेय का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे क्या? लिखेंगे वोल्टेज का परिणामी विभव। क्या?
वोल्टेज का परिणामी विभव। तो वोल्टेज का जो परिणामी विभव आएगा वो क्या होगा, v बराबर वही v बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट क्यों लग रहा है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था इससे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, फिर इधर से वर्ग घटाओगे तो उधर अंडर रूट लगता है। तो मैंने डायरेक्टली बोला कि पहले अंडर रूट लगा लेते। तो अंडर रूट क्या था, यहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट क्या था, वीसी का वर्ग प्लस क्या था, वी आर का वर्ग। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? अब हम जानते हैं जो वीसी होती है और जो वी आर होता है, हम उन्हें ओम के नियम से वीसी और वी आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं ओम के नियम से, किसके नियम से प्यारे बच्चों, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि जो वोल्टेज होती है वो धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात V इक्वल टू आई इंटू आर। अब हम देखिएगा इस VC के कारण या VC वोल्टेज के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो बहने वाली धारा I समान होने वाली है। क्यों? क्योंकि सब में जो दोनों चीज जुड़े हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो दोनों में समान रूप से धारा प्रवाहित होगी। अब VC बराबर I इंटू आर। अब VC के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता था, ये संधारित्र के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता था, उसे हम किससे व्यक्त करते प्यारे बच्चों, XC से। किससे व्यक्त करते, XC से। तो VC बराबर IXC हो जाएगा और साथ में वी आर तो होता है I इंटू आर के बराबर। ये सब वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में VC के स्थान पे रख देंगे IXC का स्क्वायर प्लस VR के स्थान पे क्या रख देंगे, I इंटू आर का स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये I का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, I का यहाँ वर्ग हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, XC का वर्ग, प्लस यहाँ करेंगे तो I का वर्ग इंटू आर का वर्ग। अब आप यहां से देखिए दोनों में I स्क्वायर कॉमन हो रहा है और I स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ओनली केवल I बचेगा और अंडर रूट में क्या बचेगा आपका, XC का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये हो गए V। अब ये I गुना में है इधर, तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो V बटे I बराबर हो जाएगा उधर करड़ी में XC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में बात किया था, इसे हम प्रतिबाधा का नाम देते हैं, क्योंकि ओम के नियम से आर जो होता है वो V बटे आई के बराबर होता है और ये एक प्रकार का प्रतिरोध है, परंतु ये दो संधारित्र और प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे हम प्रतिबाधा का नाम देंगे। तो लास्ट वाला जो फार्मूला हम लिखेंगे वो क्या मिल के आएगा, Z बराबर क्या आ जाएगा, Z बराबर यहाँ पर आएगा अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। इस बात को आप समझिएगा, XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक फार्मूला तो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। एक फार्मूला और हम जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जो XC होता है वो 1/ओमेगा C के क्या होता है, बराबर होता है। वो ओमेगा C के क्या होता है, बराबर होता है। XC जो है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होता है, ओमेगा C के बराबर होता है। क्या हम ये वैल्यू वहां पर रख सकते हैं, XC के स्थान पे ये वैल्यू आराम से रखा जा सकता है। तो क्या होगा, Z बराबर हो जाएगा, R को अगर हम पहले लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, XC के स्थान पे हो जाएगा 1/ओमेगा C का स्क्वायर। साथ में क्या लगा दिए, करड़ी लगा दी। एक फार्मूला आपको ये भी मिल गया, दोनों फार्मूले मिल गए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यदि मुझे क्या निकालना है, फाई निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, फाई निकालना है। तो फाई निकालने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ लंब कौन है भैया, यहाँ पर देखिए लंब कौन है, VC है। लंब कौन है, VC है और आधार कौन है, VR है। तो tan फाई बराबर हो जाएगा VC बटे VR। एक फार्मूला ये भी हो सकता है, या अगर हम VC की मान रखना चाहे तो रख सकते हैं, या तो यहीं पर क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो VC के स्थान पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, VC को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए जरा सा, ओमेगा C, 1/ओमेगा C बटे हम क्या रख सकते हैं, VR, या ऐसे रख दीजिए। इसके स्थान पे क्या रखिए, देखिए इधर देखिए,
वीसी, वीसी के स्थान पे आपने वैल्यू निकाला है आई एक्स सी, क्या रखे हैं आई एक्स सी, और वी आर के स्थान पे आपने रखा है आई इंटू आर। ये आई से आई कैंसिल होगा तो tan फाइव बराबर क्या मिलेगा, tan फाइव बराबर मिल जाएगा एक्स सी बटे आर। आप चाहो तो वहां ओमेगा रख सकते हैं, एक्स सी की वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों जितनी फार्मूले आपको बताए जाते हैं ना, वो फार्मूले आपको काम देने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, नहीं, आपके एग्जाम में ये सब टॉपिक पूछ सकता है, तो आप उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी जो पांचवें प्रकार का परिपथ था श्रेणी आरसी परिपथ, वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे लास्ट श्रेणी एलसी परिपथ की। सर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और श्रेणी एलसी सर्किट की चर्चा करने से पहले यदि प्यारे बच्चों कहीं भी कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट सेशन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं एलसी सर्किट की, अर्थात श्रेणी एलसी सर्किट किसे कहते हैं, श्रेणी एलसी परिपथ किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो एल होता है वो कुंडली होती है, और जो सी होती है वो संधारित्र होता है। अब यहां पर क्या होता है कि जब किसी भी एसी परिपथ में, जब किसी भी एसी परिपथ में एल और सी दोनों एक साथ लगे हों, दोनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों, इन्हें हम कहते हैं श्रेणी एलसी परिपथ कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब किसी भी एसी परिपथ में, जब किसी भी एसी परिपथ में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब किसी भी एसी सर्किट में कुंडली और एक संधारित्र का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस परिपथ को हम श्रेणी एलसी परिपथ कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अब हम ध्यान देते हैं इन दोनों के कारण जो परिपथ में प्रतिरोध लगता है, इन दोनों के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। इसे हम जेड से व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां पर नहीं लिखने वाले हैं इस बार प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं, यहां पर जो चीजें मैंने आपको बोल रहे हैं वो चीजें आपको यहां पर चाहे तो आप नोट कर लीजिए, या तो नोट करने की समस्या तो हम बोल दे रहे हैं, वो लिखा लिखाना आपको आ जाएगा यहां पर। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली तथा संधारित्र लगाया गया हो तो ऐसे परिपथ को श्रेणी एलसी परिपथ कहते हैं। इसे श्रेणी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो एल और सी है वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम एलसी श्रेणी परिपथ का नाम देते हैं। क्या आपने लिख लिया होगा? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत फास्ट जमाने के बच्चे हैं, लिख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं इन दोनों के कारण, एल और सी के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। अब आगे हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब यहां से ध्यान से दो चीजें हमको नोट करनी होगी। वो दोनों चीजें क्या है प्यारे बच्चों, कि जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में कुंडली लगी होती है, क्या कुंडली लगी होती है तो वोल्टेज, वोल्टेज धारा से, वोल्टेज धारा से π/2 अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। ये पॉइंट है। अगली पॉइंट क्या है, जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में
संधारित्र लगी होती है, संधारित्र लगी हो, संधारित्र लगी हो तो वोल्टेज, तो वोल्टेज धारा से π/2 पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ही परिणामी विभव निकाल पाएंगे इन दोनों का। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि अब हम एक क्षैतिज रेखा का निर्माण करने वाले हैं। वो क्षैतिज रेखा को हम धारा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? धारा से। अब इस बार कुंडली और संधारित्र दोनों एक साथ आए हैं भैया, प्रतिरोध नहीं है, तो इसके कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक, इसके कारण जो वोल्टेज उत्पन्न हो VL, वो धारा से π/2 अग्रगामी होता है, अर्थात VL धारा से π/2 अग्रगामी है। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्या होता है, जो VC है, VC अर्थात संधारित्र के कारण जो वोल्टेज होता है वो धारा से π/2 पश्चगामी होता है, तो वो इस लाइन पे मिलने वाली है VC, वो इस लाइन पे मिलने वाली है VC। अब हम करते क्या है कि देखिए, चाहे आप यहां पर देखिए तो भी π/2 का अंतर है, यहां पर भी देखेंगे तो भी π/2 का। यहां अंतर यह है कि ये संधारित्र के कारण वोल्टेज जो उत्पन्न हुआ वो धारा से π/2 पश्चगामी है, और जो कुंडली के कारण वोल्टेज उत्पन्न हुआ है, जो कुंडली के कारण विभवांतर है, वो धारा से π/2 अग्रगामी है। तो हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों सदिशों के नियम में कि जब कोई दो सदिश, कोई भी दो सदिश एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं तो उनका जो परिणामी होता है उन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सदिश के नियम से, सदिश के नियम से। क्या प्यारे बच्चों, सदिश के नियम से। सदिश का नियम क्या कहता है, परिणामी विभव V, इन दोनों का परिणामी विभव जो V होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, VL माइनस क्या हो जाएगा, VC। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है? परिणामी विभव जो VL होगा, वो V होगा, वो VL माइनस VC के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप जानते हैं यहाँ पर इनकी वैल्यू रख सकते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, VL बराबर होता है I इंटू XL, और यहाँ VC बराबर होता है I इंटू XC। दोनों में क्या है, I कॉमन है, दोनों में I कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा XL माइनस XC। अब I को हम इधर कर देते तो उधर गुना में, इधर आ जाएगा I भाग में, तो V बटे I बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, XL माइनस XC। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही हैं? अब आप जानते हैं ये V बटे I जो होता है Z के बराबर होता है, जो कि XL माइनस क्या हो जाएगा, XC। इस प्रकार आपका प्रतिबाधा यहाँ पर प्राप्त होता है, Z इक्वल टू XL माइनस XC के बराबर हो सकता है। अब आप चाहो तो यहाँ से XL और XC की वैल्यू रख सकते हैं, या तो यहीं पर प्रतिबाधा के व्यंजक को आप छोड़ सकते हैं। एक बात और, यहाँ पर एक स्थिति और होती है, स्थिति वो ये होती है कि भाई इसके कारण जो प्रतिरोध है और इसके कारण जो प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध इक्वल हो जाए, इसके कारण उत्पन्न प्रतिरोध और इसके कारण लगने वाला प्रतिरोध दोनों इक्वल हो जाए, तो इस स्थिति में अनुनाद स्थिति होती है, अर्थात इस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो आइए अनुनाद की स्थिति की भी चर्चा कर लेते हैं। क्या करेंगे, अनुनाद की स्थिति में कभी कभी एक नंबर ये अनुनाद की स्थिति तक भी पूछता है आपके एग्जाम में। तो अनुनाद के स्थिति में जो XL होता है वो XC के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तभी तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होता है। अब XL की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, ओमेगा L होता है, और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C होता है। अब हम करते क्या है, इधर देखिए,
ओमेगा का गुणा इधर कर देते हैं, यल को इधर कर देते हैं, तो ओमेगा का गुणा इधर करेंगे ना तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा, एल को इधर लाया तो 1/LC हो गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, ओमेगा बराबर 1/√LC। अंडर रूट तो सब में लगता परंतु एक का वर्गमूल हो जाता है, एक बाहर आ जाता है, केवल एलसी आपका अंडर रूट में रहता है। अब आप ध्यान दीजिए, ओमेगा बराबर होता है, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, ओमेगा बराबर होता है 2πf, यहाँ पर रख सकते हैं तो 2πf बराबर 1/√LC, 1/√LC। अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी हुई, जैसे आप अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, तो ये 2π इधर आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा 1/2π अंडर रूट में LC। ये हमको प्राप्त हो जाता है आवृत्ति, जहां f आपकी क्या है, अनुनादी आवृत्ति है, जहां f क्या है आपकी प्यारे बच्चों, अनुनादी आवृत्ति है। क्या है, अनुनादी आवृत्ति है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये जो आपकी श्रेणी LC परिपथ होता है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा और प्यारे बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। अपने गोल और टारगेट को कभी मत भूलिएगा, अपने माता पिता से किए गए वादे को मत भूलिएगा और खुद अपने आप से किए गए वादे को आप मत भूलिएगा कि जो आपने इंटर का सेशन स्टार्ट हो रहा होगा तो आपने भी अपने आप से वादा किया होगा कि हमको भी इतना % लाना है प्यारे बच्चों। तो वो आप अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास उतनी टाइमें नहीं बचा है प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।